बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फ़हीम अब्बास आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ न्यूज़ कैफ़े में, और उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से और आज के दिन का बल्कि इस हफ़्ते का एक अच्छा सा आगाज़ भी कर चुके हैं। वो कहते हैं ना कि आगाज़ अगर अच्छा हो तो इख्तिताम भी अच्छा होता है। तो दिन का आगाज़ अच्छा होना चाहिए ताकि पूरा दिन अच्छा गुज़रे, और जब इख्तिताम की तरफ आए दिन तो एक तसल्ली हो, हम मुतमईन हो। खैर जनाब, आज प्रोग्राम के आगाज़ में मैं आप दोस्तों से एक छोटा सा एक्सपीरियंस शेयर करने लगा, जिसका हम बात तो करते रहते हैं, मगर वो चीज़ प्रैक्टिकली मैंने कल फेस की और मुझे एहसास हुआ कि वाकई कितना ज़रूरी होता है ये छोटी छोटी चीज़ें जो हमारी शख्सियत में, हमारी पर्सनैलिटी में, हमारी रूटीन में हम छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं अगर उनको सही कर लिया जाए तो बहुत सारी चीज़ें बेहतर हो सकती हैं, बहुत बड़े बड़े रिज़ल्ट्स उसके सामने आ सकते हैं। मैं कल अपनी फैमिली के साथ घर ही बैठा हुआ था तो हमारे पड़ोसियों का एक बच्चा आया, उसने डोर नॉक किया कि अम्मी की तबीयत बहुत ख़राब है, आप प्लीज़ उन्हें हॉस्पिटल ले जाएं, भाई घर पे नहीं है। तो मैं फ़ौरन कोई एक लम्हा ज़ाया किए बग़ैर नीचे उतरा, और आंटी की तबीयत वाकई ख़राब थी। उन्हें हार्ट का कुछ प्रॉब्लम फ़ील हो रहा था मुझे उनको देख के। तो बस उन्हें गाड़ी में बिठाया और भागा सिर्फ सीधा हॉस्पिटल की तरफ। तो उस वक्त मुझे वो जो ट्रैफ़िक की ख़राबी थी ना, मुझे वो बड़ी तकलीफ़ दे रही थी। आम रूटीन में तो हमें चलते हुए इतना पता नहीं चलता है, कोई सड़क के बीच में बड़े आराम से एक गाड़ी के लिए अगर क्या टहलना ज़्यादा अच्छा लफ्ज़ नहीं है, या मतलब मुझे हॉस्पिटल की टेरिटरी के पास एक साहब जो बाइक पे अंडे और दूध लेके जा रहे थे और सेंटर में चल रहे थे, मुसलसल हॉर्न देने के बावजूद, जैसे वो ज़िद से सेंटर में चल रहे हैं कि मुझे हॉर्न क्यों दिया किसी ने। तो मुझे वो हो रहा था। तो फिर 2-4 मिनट जो एक्स्ट्रा ज़ाया हुए वो ये थे कि 2 जगहों पे सड़क टूटी हुई थी। उस सड़क के टूटे हुए होने की वजह से वहाँ पे ट्रैफिक जैम था, और मैं उसी सड़क से तकरीबन रोज़ गुज़रता हूँ और डेली वहाँ पे ट्रैफिक जैम होता है। और वो कुछ डेवलपमेंट हो रही थी, ऐसी डेवलपमेंट का फ़ायदा तो मैंने ये फ़ील नहीं किया कि यहाँ से ठीक है हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, ओके। मगर कभी कोई पेशेंट भी हो सकता है, इसी तरह एम्बुलेंसेस भी तो साथ आ सकते हैं। तो वो महकमे जिनकी ज़िम्मेदारी है वो, या जिसकी थोड़ी सी सुस्ती है या कोताही है, जिनकी वजह से सड़कें टूटी हुई हैं या ट्रैफिक का निज़ाम मुतासिर हो रहा है, भले थोड़ा सा ही सही, ट्रैफिक पुलिस वाले मौजूद हैं वहाँ पे, ऐसे रोड्स पे वो उन्हें रोड्स को क्लियर करवा रहे होते हैं, ट्रैफिक को क्लियर करवा रहे होते हैं। मगर इतनी जहाँ ट्रैफिक हो, इतनी बड़ी तादाद में गाड़ियाँ हों, जहाँ एक वक्त में 3 या 4 गाड़ियाँ गुज़रनी होती हैं जिस सड़क पे, और वहाँ पे 1 गाड़ी या 2 गाड़ियाँ गुज़र रही हैं, तो ट्रैफिक तो जैम होगा। तो महकमे जब ठीक तरह से काम नहीं करेंगे ना, तो फिर नुकसान आखिरकार आके आम शहरी को हो रहा होता है। और मैं ये देख रहा था कि शायद छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिसके लिए हमारे लिए बहुत छोटी सी चीज़ है, ठीक है यार देख लेंगे, कर लेंगे। अब पीछे से भी लोग जो इन्वॉल्व हैं, ठीक है यार ओके दे देंगे, बजट हो जाएगा, मसला नहीं। मगर वहाँ कितनी ज़रूरत है इसका अंदाज़ा हम ऐसे लगा सकते हैं कि जिस तरह आपकी तनख्वाह है और आप उसका इंतज़ार कर रहे हैं, आप अपनी तनख्वाह का इंतज़ार कर रहे हैं, आपके जहन में एक वो फिक्स हो चुका है कि ठीक है ये सैलरी आएगी तो ये हो जाएगा। आप अपने बॉस के पास
आप अपने सेठ के पास, मालिक के पास आप जाते हैं, तनख्वाह की बात करते हैं, बड़ी उम्मीद के साथ कि मुझे आज, तो वो कहता है हाँ ठीक है जी देख लेंगे, ओके काम करो। तो उसके सिर्फ बिला किसी वजह के, बग़ैर किसी वजह के थोड़ा सा लेट कर देने से उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मगर जो बड़ी आस और उम्मीद के साथ और इंतज़ार कर रहा था और वो वेट कर रहा था, उसको नुकसान पहुँचे। तो चीज़ें वक्त पे ठीक लगती हैं, कोई भी हो, किसी भी किस्म की चीज़ें हों, उन्हें वक्त पे कर दिया जाए तो उससे बहुत सारे लोगों का फ़ायदा भी रहता है। और हमें जो है हमें भी कुछ ऐसा ही करना चाहिए, छोटी छोटी चीज़ों के साथ जो है हमें वक्त के साथ अपना पूरा काम करना चाहिए, ताकि किसी को हमारी वजह से नुकसान ना पहुँचे। एक ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारे साथ मेहमान होंगे, और आज के प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम जिस मौजू पे बात कर रहे हैं वो मौजू भी आपके साथ शेयर करेंगे। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े, मैं हूं फ़हीम अब्बास, और वक्फे के बाद आपकी खिदमत में हम फिर से हाज़िर हैं। और आज हम प्रोग्राम के पहले हिस्से में जिस मौजू पे बात करने वाले, वो मौजू है हमारी सेहत से मुतल्लिक़। हमारी सेहत, इसके बारे में ये वो वाहिद चीज़ है जिसका सिर्फ़ और सिर्फ हमने ख़ुद ख़्याल रखना होता है। कोई दूसरा इंसान हमारी सेहत के बारे में ख़्याल नहीं रख सकता, सिर्फ़ और सिर्फ हमें ही इस बारे में सोचना है। आप बहुत सारी चीज़ों के बारे में आप ये देख सकते हैं, कोई दूसरा इंसान ख़्याल कर सकता है, मगर सेहत ये हमारी है। इसके बारे में कहते हैं कि जो जितनी भी बीमारियां होती हैं उनसे हमने ख़ुद ही लड़ना होता है, ख़ुद ही ठीक करना होता है। तकरीबन कोई भी बीमारी, डॉक्टर्स के मुताबिक कोई भी बीमारी जब डायग्नोज़ होती है, तो जब किसी बीमारी की तशख़ीस होती है तो वो 80% अपना काम दिखा चुकी होती है। अगर कोई हार्ट का मसला भी है तो वो तकरीबन 80% तक वो अपना आप जो है वो अपना काम जो है वो दिखा चुकी होती है बीमारी, और तब जाके वो डायग्नोस होता है। फिर जो उसका इलाज होता है ना, वो सिर्फ़ और सिर्फ जो बाकी का 20% होता है उसे रोकने के लिए होता है कि हम सरवाइव कैसे करेंगे। तो ये आज के दौर में हम देखते हैं कि हमारे यहाँ तकरीबन हर घर में कोई ना कोई शुगर का पेशेंट है, कोई ना कोई हार्ट का पेशेंट है, या कोई ना कोई मोटापे का पेशेंट है। तो ये सारा कुछ जो है वो कैसे ऐसे क्यों हो गया, उसकी 2-4 बड़ी बेसिक रीज़न्स हैं कि हम लोगों का जो फिज़िकल वर्कआउट है वो ख़त्म हो चुका है। हम वॉक नहीं करते हैं, हम पैदल नहीं चलते हैं। वो पुराना दौर मुझे याद है जब हम सुनते रहे हैं कि वो साइकिल चलाया करते थे, और मतलब 4-4 घंटों की मुसाफत जो है वो साइकिल पे तय की जाती थी। एक एक्सरसाइज थी। दूर जाना होता था पैदल चल के, 2-2 किलोमीटर, कम से कम 5-5 किलोमीटर तक जो है आपको पैदल चल के आपको बस स्टॉप पे जाना पड़ता था, बस लेनी पड़ती थी, या कोई इस तरह की कोई अपना एक्टिविटी जो है ना वो आपको रखनी होती थी। तो वो एक काफ़ी फ़ायदा रहता था। एयर कंडीशन नहीं होते थे। आप ये देखें कि एयर कंडीशन एक बहुत बड़ी सहूलत ज़रूर है, मगर उसकी वजह से नुकसानात आपने कभी देखने हो ना, तो आप सिर्फ एक दिन कभी बग़ैर एसी के सोने की कोशिश कीजिएगा, आप देखेंगे कि आपकी जिस्म में एक वो फ्रेशनेस आप महसूस करेंगे, वो ताज़गी रहेगी, वो एक एनर्जी, तवानाई आपको महसूस होगी। सिर्फ क्योंकि इन सारी चीज़ों से, इस सहूलत से हम लोग मतलब सुकून में तो बहुत ज़्यादा आ गए, मगर जो हमारी एक एक्सरसाइज और वो जो एक हमारे जिस्म को जो ज़रूरत है एक वो पूरी नहीं हो रही है। तो उसकी वजह से अच्छा, फिर खुराकें, पहले हर चीज़ खालिस और असल हुआ करती थी। खालिस गंदम, खालिस सब्ज़ियाँ, सब कुछ खालिस।
आज आहिस्ता 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 वो सारा कुछ जो है वो भी ख़त्म होता जा रहा है। हमें आप ज़्यादा पैसे खर्च करते हैं सिर्फ़ खालिस चीज़ लेने के लिए। और अगर आप कुछ बड़े इलाकों में देखें, महंगे इलाकों में, वहाँ पे सिर्फ ऑर्गेनिक के नाम पे इतने महंगे महंगे रेस्टोरेंट्स बने हुए हैं जिनका जो बेचते क्या है, सिर्फ खालिस। जनाब हम खालिस गंदम की रोटी दे रहे हैं आपको जनाब, हम वो खालिस जो है वो मक्खन जो है ना उसके साथ आपको सर्व कर रहे हैं कुछ। तो ये सारा कुछ अब खालिस के नाम पे बेचने की जो वजह वो सामने आ रही होगी कि हम खालिस चीज़ों से बहुत दूर होते जा रहे हैं। और इनकी वजह से, खालिस चीज़ें ना होने की वजह से, खुराक ठीक ना होने की वजह से, हमारा लाइफस्टाइल डिफरेंट होने की वजह से हमें सामना किस चीज़ का करना पड़ता है? बीमारियों का। और बीमारियाँ, ये हमारे पास बड़ा एक ज़बरदस्त जवाज़ है। अगर हम बीमार भी हो जाते हैं तो ख़ास तौर पे वो सारे हमारे दोस्त जो, अगर किसी को डॉक्टर ने चीनी या मीठा मना कर दिया है तो वो फ़ौरन ये कह देते हैं कि जनाब देखें, जो वक्त कब्र, जो रात कब्र में है वो बाहर कैसे हो सकती है, खाने दें यार। ठीक है, मगर एक जो क्वालिटी होती है लाइफ की, उससे तो महरूम हो जाते हैं ना। आप एक अच्छी सेहतमंद ज़िंदगी और एक बीमार ज़िंदगी है ना, इन दोनों के बीच में कितना फ़र्क है। तो हमें अपनी सेहत के बारे में ख्याल रखना है, और ख़ास तौर पे वो सारी चीज़ें जो हमारी सेहत के लिए, हमारे जिस्म के लिए जो अच्छी नहीं हैं या फ़ायदेमंद नहीं हैं, हमें उनसे थोड़ा सा अवॉइड करना है। मेरे पास यहाँ पे तकरीबन मैंने सैकड़ों के हिसाब से शोज़ कर चुका हूँ जिसमें जो हमारे जितने भी गेस्ट होते हैं, जो एक्सपर्ट्स होते हैं, वो ये कहते हैं कि भाई ये जो फ़ास्ट फूड है ये हमारी सेहत के लिए ठीक नहीं है, और ये जो ड्रिंक्स वगैरह हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह, ये हमारी सेहत के लिए ठीक नहीं है। मगर हम सिर्फ़ अपनी ज़बान के चस्के के लिए हम ये सारा कुछ इस्तेमाल करते हैं और अपनी सेहत को ख़तरे में डालते हैं। एक कॉलर हमारे साथ है, इन्हें शामिल करते हैं, इनसे बात करते हैं, देखते हैं कौन है। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? वालेकुम सलाम फ़हीम भाई, कैसे हैं? याहिया बात कर रहा हूँ। मैं बिल्कुल ठीक ठाक। याहिया भाई, आप कैसे हैं? माशाल्लाह माशाल्लाह, यू लुकिंग सो स्मार्ट टुडे। अल्लाह ताला आपको सेहत तंदुरुस्त कायम रहे। फ़हीम भाई, हम उन लोगों में से हैं, आपके उनके चाहने वालों में से, जो बात ये होती है हम एक दूसरे की गैर मौजूदगी में एक दूसरे के लिए दुआ करें। जी हाँ। आपने इतनी खूबसूरत बात की और आपने इतनी नेचुरल बात की है ना कि मैंने बड़ी गौर से आपकी बात सुनी है कि हम एक्चुअली देखें, हम नेचर से हट गए। हमारा जो लाइफस्टाइल है वो ऐसा हो गया है कि हम इतने सुस्त और काहिल हो गए, हर चीज रिमोट पे आ गई है। सुबह हम देर से उठते हैं। एसी की बात आपने की, लिटरली मैं तो इसको बड़ा अपनाता हूँ कि भाई मैं बहुत कम एसी में बैठता हूँ। और दूसरी बात है कि एसी में बैठ के आप ऐसा हो जाते हैं, लेजी भी हो जाते हैं। यानी अगर बच्चों को आप एसी की आदत डाल देना फ़हीम, तो फिर वो कोई काम करने के लिए, हम धूप में खेलते थे, क्रिकेट खेलते थे, इतनी कड़ी धूप में, हमारे माँ बाप ने कभी नहीं कहा कि तुम्हें काले हो जाओगे या तुम्हारी सेहत खराब हो जाएगी, हम खेलते थे। लेकिन जो नेचर से हटे ना, जैसे आपने कहा नेचुरल फूड से हम हट गए, जंक फूड्स पे चले गए, तो जाहिर बात है उसके इफेक्ट्स क्या आ रहे हैं। अब मैं आपके प्रोग्राम में एक देख रहे थे, डॉक्टर साहब कह रहे थे कि हर 5वां मरीज जो दिल का मरीज बन चुका है, हर आदमी 5वां मरीज। इसी तरह हार्ट डिजीज, अल्सर के मरीज, जो हम अननेचुरल मसाले खा रहे हैं। नेचर ने हमें इतनी चीज दी है और वी आर वेरी ब्लेस्ड फ़हीम कि हमारे यहाँ हर नेचुरल चीज मौजूद है। शहद से लेके आप अनार, अंगूर, केला, क्या चीज नहीं मौजूद है। लेकिन हम उसकी यूटिलिटी क्या करते हैं? कुछ नहीं करते। शहद हम कितना, आप कितने प्रोग्रामों पर मैं बताते हैं, मैं खुद भी, अगर मैं अपने आप को भी डालूं ना इसमें, मैं कितनी दफा, मेरा एक साइनस का प्रॉब्लम, मेरे गले का प्रॉब्लम है, तो कहते हैं कि अगर आप शहद पानी में मिला के घोल के नीम गर्म पानी पी लेना तो आपकी गला भी ठीक रहता है और बेहतर रहता है। सर तो शहद में तो शिफा रखी गई है। जब हमारे दीन में ये जो बात है उसमें बताया गया है कि भाई शहद में शिफा है। अच्छा, वो जब कह दिया तो फिर लोहे पे लकीर है, उसमें शिफा ही है। बिल्कुल बिल्कुल फ़हीम भाई, बहरहाल मैं तो ये कहूंगा कि आप इस तरह की नेचर की बातें करते रहें। देखिए, बात है कि कन्वे गुड मैसेज इज द की। अगर आपने अच्छा मैसेज किसी को कन्वे कर दिया, मैंने आपको कर दिया, आपको दुनिया देख रही होती, तो आप जिस प्लेटफॉर्म पे बैठे, इस तरह की बातें लोगों को बतानी चाहिए। एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू फ़हीम भाई, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच याहिया भाई। जनाब, आज हम आपको बता दें कि हम जिस मौजू पर बात कर रहे हैं वो मौजू है सेहत और हमारी खुराक के हवाले से।
और जैसे यह भाई ने अभी जिक्र किया शहद के बारे में, हम शहद के बारे में आज बात करेंगे कि शहद से हम किस तरह अपनी सेहत को बेहतर बना सकते हैं और इन सारे अमराज और बीमारियों से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। यही है हमारा प्रोग्राम के पहले हिस्से का मौजू। एक छोटा सा वक्फा हमें फिर से लेना है, वक्फे से वापस आते हैं तो गेस्ट हमारे साथ होंगे। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए। वेलकम बैक। एक तहकीक के मुताबिक ये पता चला है कि इंसान पिछले 8000 साल से शहद से फ़वाइद हासिल कर रहा है और आज तक इंसान उसके नए नए फ़वाइद जो है वो ढूंढ रहा है और उसे फ़वाइद मिल रहे हैं, उसको फ़ायदा हो रहा है। तो शहद एक नेमत, इससे हम किस तरह अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी को खूबसूरत बना सकते हैं और सेहत के साथ सजा सकते हैं, आज हम इसी मौजू पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं हकीम शेख ज़ुबैर अब्बासी साहब। हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम हकीम साहब। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी, आपकी दुआ। सर, ये शहद के बारे में बात कर रहे हैं तो देखें, कहते हैं कुछ लोग ये कहते हैं कि हम शहद इस्तेमाल कर रहे हैं, हम शहद जो है वो हमारे रूटीन का हिस्सा है, रोज़ाना की बुनियाद पे इस्तेमाल करते हैं, मगर फ़ायदा नहीं होता हमें उस तरह। तो क्या उनके बारे में क्या उनका शहद ठीक नहीं है या उनको शहद के इस्तेमाल का तरीका ठीक नहीं? सही। अल्हम्दुलिल्लाह वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। फ़ीही शिफ़ाउल लिन्नास। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। देखें, आपकी बात शुरू करने से पहले जो आपने बात की उसका जवाब देने से पहले मैं आपको बताऊं, सही बुखारी के अंदर हदीस है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी आए और आकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उन्होंने सवाल किया कि मेरे भाई के पेट में दर्द है। आपने कहा कई लोग शहद इस्तेमाल करते हैं लेकिन उनको शिफा नहीं मिल रही है, ठीक है, तो इसका जवाब हम हदीस से ढूंढते हैं ना। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उस कहता है कि मैंने अपने भाई को पेट में दर्द पाया और मैं आपके पास आया हूँ, मुझे कोई इलाज बताएं। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको यही इलाज बताया, शहद। आज शहद को असल में हम समझते नहीं कि शहद है क्या। शहद फ़ीही शिफ़ाउल लिन्नास है, इसमें हर किसी के लिए, हर मर्ज़ के लिए शिफा मौजूद है। अल्लाह के नबी ने उसको कहा अपने भाई को शहद पिला, और यह हदीस भी सही बुखारी के अंदर मौजूद है। वो गया अपने भाई को, उसने शहद पिलाया, तो शहद पिलाने के बाद वो वापस अल्लाह के नबी के पास आया और आकर कहा कि मेरे भाई के पेट में और दर्द हो गया, बजाय इसके कि दर्द कम होता, दर्द और बढ़ गया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जा फिर शहद पिला। ये नहीं कहा कि अगर दर्द और बढ़ गया तो चलो रुक जाओ, हाँ रुक जाओ, स्टॉप कर दो, कुछ और मेडिसिन में देखता हूँ। नहीं, शहद में शिफा है तो शहद ही पिला। दूसरी बार वो गया, दूसरी बार अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वापस आया, कहता अल्लाह के नबी दर्द और बढ़ गया। अब तीसरी बार अल्लाह के नबी ने फिर कहा कि जा अपने भाई को शहद पिला। फिर तीसरी बार वो वापस आया और कहा कि अल्लाह के नबी दर्द तो और बढ़ गया। कहा अल्लाह सच्चा है, तेरे भाई का पेट झूठा है। अल्लाह तो सच्चा है ना, अल्लाह ने कहा फ़ीही शिफ़ाउल लिन्नास, इसमें शिफा है लोगों के लिए, तेरे भाई का पेट झूठा है। तो उलमा ने इसकी कई बातें लिखी हैं, हमारे पास इतना वक्त नहीं है कि हम उसकी डिटेल के अंदर जाएं। तो मुख्तसर ये कि देखें, शहद के तरीक़े मुख्तलिफ हैं इस्तेमाल के, ठीक है। अच्छा। तो अब पिछले प्रोग्राम के अंदर भी मैंने आपके सामने बताया था कि वज़न कम करना और वज़न बढ़ाना, ये दोनों काम एक ही शहद से लिया जा सकता है। फिर हमें ये भी देखना है कि शहद की प्योरिटी है कि नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह जो हम शहद इस्तेमाल कर रहे हैं, जो हम मार्केट के अंदर इंट्रोड्यूस करा रहे हैं नेक्टर हनी के नाम से, तो नेक्टर हनी 100% प्योर है। मुझसे कई कस्टमर आके कहते हैं कि आपका शहद इतना महंगा क्यों है, तो उसका मुख्तसर सा जवाब ये है कि शहद जब खालिस होगा तो महंगा होगा। मैं एक आम मुहावरा करता हूँ कि हर मीठी चीज़ शहद नहीं है और हर हाथ मिलाने वाला दोस्त नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ है, शहद का इस्तेमाल मुख्तलिफ है, मुख्तलिफ अमराज में। हमारे पास कई मरीज़ आते हैं मुख्तलिफ मर्ज़ के लिए। एक सहाबी के पास मुख्तलिफ अमराज के लिए आते थे लोग ना, कि हमारे भाई के फ़ला मर्ज़ है, बेटे का फ़ला मर्ज़ है, वो हर मर्ज़ का इलाज शहद से बताते थे।
हर मर्ज का इलाज शहद से बताते अच्छा, थे। तरीकाकार उसके शहद को लेने का मुख्तलिफ है। अच्छा, हर बीमारी में, इलाज के लिए हर बीमारी के अंदर हम, चूँकि हमारी फील्ड है, हमारे पास लोग आते हैं कि हकीम साहब ये मसला है, ये मसला है, ये मसला है, तो हम हिकमत से जो हम दवाएं बनाते हैं उसमें लाजमी हर जड़ी बूटी के साथ हम शहद का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, क्योंकि कुरान और हदीस से हमें जो बात मालूम चली कि शहद के अंदर शिफा है और शहद वो चीज़ है जो हर मर्ज में इस्तेमाल किया जा सकता है। इसमें कोई बीमारी नहीं है, बल्कि मैंने सुना कि यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर जो एंटीबायोटिक्स वगैरह देते हैं तो उसके असरात को ज़ाइल करने के लिए वो रॉयल जेली का इस्तेमाल कराते हैं, ताकि रॉयल जेली शहद के उसके जो मुज़िर असरात हैं मेडिसिन के उसको ज़ाइल करती है। बिल्कुल सही। अच्छा, आजकल लोग वज़न कम करने के लिए जो है ना वो कुछ भी करते हैं और महंगी महंगी दवाइयाँ भी खाते हैं, कोर्सेज करते हैं, तो क्या शहद से जो अपना वज़न जो है वो कम कर सकते हैं? ये मुमकिन है? शहद से वज़न बहुत आसानी से कम हो सकता है, लेकिन उसके लिए ज़रूरी इसमें तो ऑलरेडी मीठा होता है, मीठा तो वो बिल्कुल तर्क कर चुके होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, शहद का मीठा कुदरती मीठा है, ये आपके चीनी की तरह, शक्कर की तरह नहीं है, आर्टिफिशियल नहीं है, इसकी कुदरती मिठास होती है शहद की। और इसमें एक ख़ास शहद आता है माल्टे का शहद, जिसके अंदर विटामिन सी की मिकदार ज़्यादा होती है। हमारे पास अक्सर ख़वातीन जो लेडीज़ कॉलर्स हैं उनके फ़ोन आते रहते हैं कि जी वज़न बढ़ गया, वज़न कैसे कम करें, तो हम उनको यही तरीका बताते हैं। और ब्यूटी टिप्स के हवाले से भी लेडीज़ के अक्सर फ़ोन आते हैं, तो उनको हम जो तरीका बताते हैं वो यही बताते हैं कि विटामिन सी की मिकदार माल्टे के शहद में ज़्यादा है। ये आप 2 खाने के चम्मच 1 गिलास गर्म पानी लीजिए सुबह नहार मुँह, उसमें 2 खाने के चम्मच माल्टे का शहद डालिए, थोड़ा सा नींबू डालिए और इसको पी लीजिए। और इसी तरह जिस वक्त भी आप खाली पेट हों, दोपहर में, शाम में, रात में, दिन में 3-4 कप ग्रीन टी आप ले सकते हैं। तो जिस वक्त भी खाली पेट हो, ग्रीन टी के अंदर आप माल्टे का शहद डालें, थोड़ा सा लेमन डालें और वो पी लें। मैं चैलेंज करता हूं कि 3 महीने के अंदर आपका वजन गिर जाएगा। लेकिन इसके साथ वॉक लाजमी है और डाइटिंग कंट्रोल है। ये नहीं हो कि आप माल्टे का शहद 2 किलो पी लें और सुबह उठ के 4 पराठे डबल कर दें, 4 पराठे भी आप खा लें। तो इसका डाइटिंग कंट्रोल भी है, वॉक भी है और माल्टे का शहद का इस्तेमाल है। सही। अच्छा, एक और चीज़ है कि जब वेट बढ़ता है ना तो वो उससे सबसे पहले जो है वो आपका स्टमक मुतासर होता है, आपका मैदा मुतासर हो तो वज़न बढ़ना शुरू होता है। तो हम चर्बी के लिए तो काम कर रहे हो मगर मैदे के लिए काम ना कर रहे हो, तो ज़रा इस बारे में थोड़ा सा बताइए। देखिए, मैदे के हवाले से मैं अर्ज़ करूँ कि हमारा कोई भी मरीज़ होता है, कोई भी मरीज़, तो उसका इलाज हम सबसे पहले मैदे से करते हैं। सही है। हमारा एक है नुस्खा नंबर 9, नेक्टर शिफा के नाम से ये नुस्खा आता है। तो उस मरीज़ का मैदे का हर मर्ज़ का इलाज हम जो शुरुआत जो स्टार्टिंग जो करते हैं ना, वो हिकमत के अंदर सबसे पहले मैदे को पकड़ा जाता है, क्योंकि ये वो मर्ज़ है जो अगर ठीक होगा, इवन के मैन पावर के लिए भी हमारे पास कई लोग आते हैं मर्दाना ताकत के इलाज के लिए, तो उनको भी हम सबसे पहले ये 9 नंबर नुस्खा इस्तेमाल कराते हैं, नेक्टर शिफा। तो उससे उनका मैदा जब कंट्रोल हो जाता है तो बाकी तमाम अमराज को कंट्रोल करना आसान हो जाता है। बिल्कुल सही। अच्छा, हम यहीं से मैदे के जो अमराज हैं यहाँ से ही फिर हम आज भी शुरू करते हैं। एक छोटा सा वक्फा है, एक वक्फे के बाद वापस आएंगे। दोस्तों कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए। आते हैं तो फिर इस मौजूद पर बात करते हैं। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े, मैं हूं फ़हीम अब्बास। हमारे साथ मौजूद हैं हकीम शेख ज़ुबैर अब्बासी साहब, और शहद की अफादियत के हवाले से हम आज बात कर रहे हैं। शहद शिफा, दवा और सुन्नत, इन सारी चीज़ों के ऊपर बात हो रही है। अच्छा, वक्फे से पहले आप बता रहे थे मैदे के बारे में कि मैदे के जितने भी अमराज हैं उनको भी शहद से दूर किया जा सकता है। तो क्या वो एक ही तरीके से शहद लेने से सारे अमराज ख़त्म हो जाते हैं, या उसके लिए भी अलग अलग मर्ज़ के लिए अलग अलग तरीक़ाकार है? देखिए, शहद के मुख्तलिफ इस्तेमाल हैं, ये तो बात हमारी हो चुकी है। अब मैदे से रिलेटेड जो बीमारियां हैं ना, इसके लिए हमने एक दवा बनाई है कैप्सूल की फॉर्म में, कैप्सूल के अंदर भर के, उसमें भी शहद का एलिमेंट है, भी शहद का इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, तो वो मैदे के जुमला अमराज जो हैं उसको कंट्रोल करती है। अच्छा, बिल्कुल सही होगा। अच्छा, आप जैसे कह रहे हैं कि तकरीबन हर ही बीमारी का इसमें इलाज मौजूद है, बिल्कुल मेरा चैलेंज है। ठीक है, तो जो कुछ मेजर जो प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे कि कुछ लोग हैं वो लाखों रुपया खर्च करते हैं किसके लिए कि जनाब औलाद के लिए, कि अल्लाह ताला हमें औलाद की नेमत से नवाज दे, तो वो भी अलग अलग किस्म की दवाइयाँ ले रहे होते हैं, ट्रीटमेंट करवा रहे होते हैं। तो क्या
शहद के ज़रिए आप मतलब इनफर्टिलिटी का भी कुछ ट्रीटमेंट करते हैं? बिल्कुल, ये तो एक ऐसा मसला है जो इस वक्त हमारे अंदर मुल्क के अंदर बहुत तेज़ी से फैल रहा है, बे औलादी का। और इसमें कई ख़वातीन और मर्द बेचारे शिकार हैं। हम उनके लिए अल्लाह से दुआ भी करते हैं कि अल्लाह उनको औलाद अता फ़रमाए, और उनके लिए इलाज भी करते हैं। दवा, दुआ, इलाज, ये सारी चीज़ें लाज़िम व मलज़ूम हैं। तो इसके लिए जितनी भी हमने सबसे ज़्यादा रिसर्च की, तो हमें रॉयल जेली जो मलका मक्खी का शहद है, जी जी जी, बे औलादी को ख़त्म करने के लिए हमको वो समझ में आया, और इसके ज़रिए कई लोगों को अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रब्बुल आलमीन ने औलाद भी अता फ़रमाई, और आज वो बहुत खुश हैं माशाल्लाह। माशाल्लाह। रॉयल जेली एक मुआवज़ा है, और ये मर्द औरत दोनों ने इस्तेमाल करनी होती है। नेक्टर रॉयल जेली से अल्हम्दुलिल्लाह अब तक कई लोगों को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने औलाद अता फ़रमाई है, और हम इसमें दोनों को इस्तेमाल कराते हैं। कई लोग आते हैं जी मर्द के सेल कम हैं, औरत के साथ ये मसला, मैं कहता हूँ नहीं, दोनों को इस्तेमाल करनी है। मर्द भी इस्तेमाल करेगा, औरत भी इस्तेमाल करेगी। 1 टीस्पून सुबह नहार मुँह 1 गिलास दूध के साथ। अच्छा अच्छा, ये तो नायाब नहीं होती काफ़ी? बहुत ज़्यादा नायाब है ये। हाँ, तो फिर कैसे ये अवेलेबल हो जाती है? ये देखें, ये तो हम तो इम्पोर्ट करते हैं, ठीक है, और मुख्तलिफ ममालिक से इम्पोर्ट की जाती है। कोरिया से मंगाई जाती है, चाइना से मंगाई जाती है। ये पाकिस्तान में खाली इसकी तो प्रोडक्शन है ही नहीं। अच्छा, है ही नहीं? नहीं, बिल्कुल। तो बहुत इतना शहद निकलता है तो क्या मलका नहीं है यहाँ होगी पे? भी तो ना होने के बराबर है। अच्छा, होगी भी तो ना होने के बराबर है, लेकिन इस पे असल जो काम कर रहा है चाइना और कोरिया कर रहा है। और रॉयल जेली एक मुआवज़ा है, हत्ता कि हमारे एक टीबी के पेशेंट हैं, और उनको मैंने बताया कि आप रॉयल जेली इस्तेमाल करें। वो हैरान हो गए, रॉयल जेली का टीबी से क्या ताल्लुक, शहद से? भला रॉयल जेली शहद ही है ना? जी हाँ, मलका मक्खी का शहद है। जी जी जी। तो मैंने उनको बताया कि आप नेक्टर की रॉयल जेली इस्तेमाल करें, तो वो कहते हैं कि जी ये नेक्टर रॉयल जेली से मेरा टीबी कैसे ठीक होगा? मैंने कहा आप देख लीजिए, कह रहे डॉक्टर तो 9 महीने में बता रहे हैं। आप बिलीव कीजिए, अल्लाह जानता है, 1 हफ्ते के अंदर उनका टीबी का मर्ज ठीक हुआ है, 1 हफ्ते के अंदर। तो बस शिफा देने वाली ज़ात अल्लाह की है, हम तो कोशिश कर सकते हैं, और हमने जो कोशिश की उसके नतीजे बहुत अच्छे निकले। अच्छा, सही है। अब ये मुझे ये बताएं कि खालिस शहद, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है, ठीक है। ये बड़ा अफसोस भी होता है कि आप मुसलमान अक्सरियत मुल्क में रहें जहाँ सारे मुसलमान हों, और वहाँ पे कम तोल और जनाब झूठ और इस तरह की मिलावट और इस तरह के सारे वाक़यात, तो खालिस चीज़ जो है वो ढूंढना भी बहुत बड़ा चैलेंज है। तो खालिस शहद, सबसे पहले तो उसकी निशानी वगैरह बताइए कि अगर किसी के पास शहद है तो वो क्या वो खालिस है या नहीं है, फिर इस बारे में थोड़ा सा गाइड कीजिएगा। देखें फ़हीम साहब, इस बारे में हमारे पिछले प्रोग्राम के अंदर भी मैंने आपको बताया था कि शहद को आपकी बॉडी खुद एक लेबॉर्ट्री है जो बहुत अच्छी तरह से जज करके बता सकती है कि आपका शहद खालिस है या नहीं। बाद लोग शहद खा रहे हैं, फ़ायदा कुछ नहीं हो रहा उनको, शहद पे शहद खा रहे हैं, रोज़ाना 1-1 किलो शहद खा जाते हैं, फ़ायदा कुछ भी नहीं है। और कोई 1 चम्मच और 2 चम्मच शहद खाता है, उसको फ़ायदा हो जाता है, ठीक है। तो इसका कोई पैमाना नहीं है कि जिसके ज़रिए से आप शहद को पहचान सकें। इसका वाहिद हल है लैब टेस्ट। लेबॉर्ट्री ले जाएँ, अपने शहद को टेस्ट करा लीजिए, आपका इत्मीनान हो जाएगा। या आपकी बॉडी खुद एक लेबॉर्ट्री है, अपनी बॉडी के ऊपर उसको अप्लाई करके देखिए, अगर से वो आपको रिजल्ट दे रहा है तो इट्स मीन कि आपका शहद 100% बिल्कुल सही। तो आप जो नेक्टर शहद जो है, नेक्टर हनी, ये 100% खालिस है? अल्हम्दुलिल्लाह नेक्टर हनी 100% प्योर है। मैंने पिछले दफ़ा भी आपसे अर्ज़ किया था कि मैं सिर्फ इसको ये रिस्क का एक ज़रिया नहीं बल्कि इबादत का भी एक ज़रिया समझता हूँ। मैंने जिस नीयत से काम किया है उसमें बड़ी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बरकत अता फ़रमाई। आज उसी का नतीजा है कि पूरे पाकिस्तान भर में हमारी ब्रांचेस काम कर रही हैं और मुख्तलिफ़ इलाक़ों के अंदर। ये हमने लोगों की सहूलत के लिए किया। अब आज़ाद कश्मीर जैसे इलाके में मुज़फ़्फ़राबाद के अंदर कोई भी नहीं बैठा हुआ था, हमने वहाँ पर इस टाइम शहद का काम शुरू किया। आज़ाद कश्मीर चहला बांडी रोड, अठमकाम रोड के ऊपर है। वहाँ नेक्टर हाउस का हमने अभी स्टार्ट लिया है, मेरा ख्याल है अभी कल से ओपनिंग हो जाएगी। आज दुकान तैयार हो गई। पिंडी के अंदर हमारी ब्रांच है, कराची के अंदर हमारी 5-6 ब्रांचेज़ हैं। तो ये सिर्फ हमने लोगों को सहूलत देने के लिए कि खालिस शहद का हुसूल, शहद को तो सब खालिस कहते हैं जी हाँ। अपने शहद को कौन, अपनी दही को कौन खट्टा कहेगा। लेकिन लोग आज बिलीव कीजिए, हमारी मेन हेड ऑफिस है नाज़माबाद में, पापोश नगर लाल मस्जिद के सामने। आज वहाँ पर पूरे कराची का कस्टमर आता है। मैं हैरान होता हूँ, अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ, हर बेकरी के ऊपर शहद मौजूद है। लेकिन लोग सारा पूरा कराची, यानी आपके कोरंगी से अगर बंदा शुरू होता है नाज़माबाद तक पहुँचता है तो उसको कितना ट्रैवल करना पड़ता है। एक बोतल लेने के लिए, 1 किलो 2 किलो शहद लेने के लिए वो इतना फासला तय करता है। कई दफ़ा हमारी दुकान बंद होती है, दिन 12 से रात 12 की टाइमिंग्स है हमारे, तो कई दफ़ा दुकान बंद होती है। वो बेचारा 11-11 बजे सुबह 10 बजे से बैठा होता है दुकान खुलने के इंतज़ार में। क्यों? उसको कहीं से खालिस शहद नहीं मिल रहा, उसको पता है खालिस शहद नेक्टर हनी मुझे यहीं से मिलेगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त हमने नाज़माबाद के अंदर, PIB कॉलोनी के अंदर, इसी तरीके से अख्तर कॉलोनी में, महमूदाबाद के अंदर
ये सब हमने मुख्तलिफ जगहों पे अपना काम शुरू बिल्कुल सही। मगर ये तो वो ब्रांचेस होगी कराची वालों के लिए, आपने सूरत बता दी, पिंडी के लिए आज़ाद कश्मीर और 4-5 शहर और आपने बता दिए, मगर फिर भी पाकिस्तान भर में वो उनकी रसाई से बाहर है ये सारा कुछ। उसके लिए हमने ये तरीक़ेकार हल्की हल्की हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहे हैं। उनके लिए हमने ये तरीक़ेकार इस्तेमाल किया है। पूरे पाकिस्तान भर से कहीं से भी हमारे पास कॉल आती है तो हम उनको डिलीवरी पहुंचा देते हैं। अच्छा, होम डिलीवर करवा देते बिल्कुल, डिलीवरी हम उनको दे देते हैं। ठीक है, उसके नंबर ये वही स्क्रीन पे चल रहे हैं, स्क्रीन पे 0333366278, 0315316327, दोनों नंबर स्क्रीन पे चल रहे हैं। उस पर कोई भी हमें पूरे पाकिस्तान भर से कॉल करेगा तो हमारी मेडिसिन भी उन तक पहुँच जाएंगी और हमारे शहद भी उन तक पहुँच जाएगा। ठीक है। नहीं, मेडिसिन तो उसके लिए तो पहले वो कंसल्टेंसी होती होगी, वो क्या फ़ोन पे आपसे मशवरा कर सकते हैं? मशवरा हमारा मुफ्त होता है। पेशेंट्स के फ़ोन आते हैं, मैं उनको गाइड करता हूँ और क्लिनिक भी हम करते हैं। हैदराबाद में भी हम क्लिनिक करते हैं। हैदराबाद में लतीफ़ाबाद 7 नंबर पे हमारी फ्रेंचाइज़ है, तो वहाँ भी हम क्लिनिक करते हैं। महमूदाबाद में भी हम क्लिनिक करते हैं, नाज़िमाबाद में भी करते हैं। और जो क्लिनिक नहीं आ सकता वो हमसे फ़ोन के ऊपर मुफ्त मशवरा ले लेता है। मैं उसको गाइड कर देता हूँ कि ये मसला है तो इस मसले में आप ये इस तरह से इस्तेमाल करें। सही है सर। तो आपने वो शहद के बारे में बता दिया कि वो खालिस है, इस वजह से वो बाकी बाज़ार में सस्ते शहद से महंगा है। बिल्कुल। तो क्या दवा जो है वो भी आपकी बाकी दवाओं से महंगी है या वो मुनासिब है उसके? देखिए, कीमत को अगर देखेंगे ना तो मैं अक्सर कहा करता हूँ कि कीमत नहीं, मयार को देखें। क्योंकि अगर मयार देखेंगे तो फिर आपको पता चलेगा कि आपकी जो चॉइस है वो अच्छी है। अब आप कीमत को देखते रहेंगे तो फिर कभी भी आप मयार हासिल नहीं कर सकते। बिल्कुल, ये भी है। थैंक यू सो मच शेख साहब। बहुत सारी बातें रह गई हैं, मुझे बहुत सारे सवाल करने थे आज, मगर वक्त की कमी की वजह से हम नहीं कर सके। दोबारा जब आप तशरीफ़ लाएंगे तो हम फिर बाकी सवालों के जवाब आपसे लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। एक वक्फे का वक्त है, वक्फे से वापस आएंगे तो एक बड़े ज़बरदस्त से मौजू पर बात करने वाले हम लोग। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े, मैं हूं फ़हीम अब्बास। जैसे कि वक्फे से पहले मैंने कहा था कि जब वक्फे से वापस आएंगे तो हम एक बड़े दिलचस्प मौजू पे बात करेंगे। मौजू है हमारा क्रिकेट। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि क्रिकेट का खेल हमारे दिलों में धड़कनों की तरह धड़कता है और हर पाकिस्तानी का क्रिकेट के साथ बहुत गहरा ताल्लुक़ है। जो खेल सकते हैं वो खेलते हैं, जो खेलते नहीं हैं वो देखते हैं। और हमारी कौमी क्रिकेट टीम वो भी हमें अक्सर व बेशतर इस तरह की जीत की खुशियों से नवाजती रहती है। मगर जब हमारी टीम की परफॉर्मेंस, उनकी कारकर्दगी थोड़ी सी मुतासिर होती है तो हम काफ़ी उसे सीरियस लेते हैं, संजीदगी से उसे देखते हैं और परेशान भी होते हैं कि हमारी क्रिकेट, हम हर वक्त क्रिकेट में खोए रहने वाले हमारी क्रिकेट टीम जो है उसकी परफॉर्मेंस ठीक क्यों नहीं रही। मगर ये भी हकीकत है कि क्रिकेट बाई चांस होती है और मगर वो उस चीज़ को एडमिट करते हुए जो हमारी टीम की जो परफॉर्मेंस होती है ना, उस पर थोड़ी सी तनकीद वो हमें सुनने को मिलती है। अभी हाल ही में एशिया कप हुआ और उसमें पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की जो कारकर्दगी थी वो बहुत मायूस कुन थी। उससे पूरी कौम का दिल दुखा कि ठीक है, हार जीत खेल का हिस्सा है, मगर थोड़ी सी लड़ाई तो होनी चाहिए थी। ये सबका ही तकरीबन गिला रहा। उसके बाद एशिया कप के बाद ऑस्ट्रेलिया के साथ यूएई में एक टेस्ट क्रिकेट जो है वो उसका आगाज़ हुआ। पहला टेस्ट, उसमें पाकिस्तान की परफॉर्मेंस अच्छी रही और अच्छी मैं इस सेंस में कहूँगा कि एक दौर था जब ऑस्ट्रेलिया के साथ मैच होता था तो हम ये कोशिश कर रहे होते थे कि किसी तरह मैच ड्रॉ हो जाए, और इस दफ़ा ऑस्ट्रेलिया ये कोशिश कर रहा था कि मैच ड्रॉ हो जाए। ऑस्ट्रेलिया को अपनी हार बचाना थी, तो हम जीत नहीं सके। ऑस्ट्रेलिया ने बहुत अच्छा खेल पेश करते हुए उसने मैच को ड्रॉ कर लिया। अभी भी मैचेस बाकी हैं। मंगल से, कल के दिन से दोबारा से अबू धाबी में मैच शुरू हो रहा है। तो क्रिकेट के हवाले से बात करेंगे। सरफराज की कप्तानी के हवाले से बहुत सारे सवालिया निशान हैं सामने। फास्ट बॉलिंग हमेशा से हमारी क्रिकेट टीम का, पाकिस्तान क्रिकेट टीम का खासा रहा है। हमने फास्ट बॉलिंग में पूरी दुनिया के मुकाबले में हमारा जो जितने भी फास्ट बॉलर्स रहे हैं, जितने भी नए आते रहे हैं, वो किसी से कम नहीं रहे। और पूरी दुनिया की क्रिकेट टीम्स जो हैं वो
इसी नज़र से देखती रही हैं कि जनाब पाकिस्तान के फास्ट बॉलर्स हैं, मगर इस वक्त पाकिस्तान की फास्ट बॉलिंग का जो शोबा है वो भी थोड़ा सा हमें मुतासिर नज़र आ रहा है, उससे वो कारकर्दगी हमें नहीं नज़र आ रही जो आज तक हम देखते आए। तो कहाँ कहाँ पे लूप होल्स हैं, किस वजह से हमें लास्ट वो एशिया कप में परफॉर्मेंस देखने को मिली, और यहाँ क्या हम इस मैच को भी जीत सकते थे, ये जो टेस्ट सीरीज़ है इसमें आगे क्या नताइज हो सकते हैं, और 2019 में वर्ल्ड कप आने वाला है तो वर्ल्ड कप की क्या तैयारियाँ हैं, तो ज़रा इस हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ जो क्रिकेट से रिलेटेड जो गेस्ट्स मौजूद हैं, सबसे पहले मैं उनका तारुफ करूँगा। मेरे साथ मौजूद हैं साबिक टेस्ट क्रिकेटर हैं और अक्सर हम इन्हें स्क्रीन पे देखते भी रहते हैं, अच्छा खासा तजिया होता है इनका। नदीम खान साहब, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं नदीम भाई? बिल्कुल ठीक ठाक। ठीक ठाक है। ये आपकी मुस्कुराहट, ये खुशी लगता है क्रिकेट टीम की परफॉर्मेंस की वजह से है। खुश हैं आप? देखिए क्रिकेट टीम की परफॉर्मेंस अच्छी रही है, बुरी नहीं हाँ, रही बुरी इस नहीं टेस्ट है, मैच अच्छी। में। हाँ, टेस्ट मैच में ठीक रही। लेकिन जो हमारे डिजायर्ड रिजल्ट था या जिस सिचुएशन में जिस पोजीशन में हम आ गए थे वो रिजल्ट हमको नहीं मिला, लेकिन ओवरऑल हमने अच्छी क्रिकेट खेली। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे दूसरे मेहमान क्रिकेट एनालिस्ट हैं और ज़रा असल जो 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 तजिया जो है ना वो हम इनसे लेंगे। साजिद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम साहिब साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम फ़हीम भाई, आप खैरियत से हैं? सर ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताइए आप ठीक हैं? शुक्र अल्लाह ताला का। क्या बात। अच्छा नदीम भाई से गुफ्तगू आगाज़ करेंगे। नदीम भाई, पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जो मौजूदा जो कारकर्दगी है, आप इससे मुतमईन हैं? नहीं, मुतमईन तो नहीं है, और मुतमईन बीइंग फॉर्मर क्रिकेटर और कोच, हम मुतमईन तो कभी भी नहीं होते। और अगर मुतमईन हो जाए तो काम ही ख़त्म हो जाए। तो मुतमईन तो नहीं है। मेरे ख़्याल से 4 दिन बड़ा अच्छा मैच होता रहा। मैच जो अगर आप देखें ओवरऑल टेस्ट मैच जो उसका रिज़ल्ट आया है वो टेस्ट मैच के लिए एक बेहतरीन रिज़ल्ट था कि उसके आखिरी बॉल तक आपका इंटरेस्ट था। 5 दिन का गेम और उसमें आखिरी बॉल तक इंटरेस्ट हो। सिर्फ अगर हम क्रिकेट की बात करें, अभी हम पाकिस्तान की बात नहीं करें, जी जी जी, तो एक बेहतरीन टेस्ट मैच था। लेकिन आखिरी दिन की जो बात है, आखिरी दिन ऐसा था कि पाकिस्तान मैच हार नहीं सकता था और ऑस्ट्रेलिया वो मैच जीत नहीं सकता था। ऑस्ट्रेलिया चेस कर रहा था ड्रॉ को और पाकिस्तान चेस कर रहा था जीतने को। तो जो आखिरी दिन का रिजल्ट आया उसमें ऑस्ट्रेलिया जीत गया, यानी कि जो वो चाह रहे थे, वो जो चाह रहे थे वो दिन शुरू होते वक्त वो रिजल्ट उनको मिल गया। अच्छा, इसमें पाकिस्तान से कहाँ गलतियाँ हुई? मेरे ख्याल से कुछ थोड़ी सी मिस कैलकुलेशन थी। एक तो पहली इनिंग में जब हम पहले दिन आप कोई भी टेस्ट मैच खेलते हैं और टेस्ट मैच आपके हाथ में आता हुआ नज़र आता है, जब आप पहले 2 सेशन में 200 रन बना लेते हैं, तकरीबन 199 थे हमारे टी टाइम पे और हमारी कोई विकेट नहीं गिरी थी, तो एक बहुत बड़ा एडवांटेज आपको पहले दिन ही मिल जाता है। लेकिन जो आखिरी सेशन था उसी दिन का, उसमें ऐसे लगा कि हम अंडर प्रेशर आ गए, जहां आपकी कोई विकेट नहीं गिरी थी और जब आप डे एंड करते तो सिर्फ 250 रन थे आपके और 2 या 3 आउट थे। तो मतलब वो जो आखिरी सेशन था, अगर आप पहले 2 सेशन में 200 रन बनाते तो मेरे ख्याल से आखिरी सेशन में कम अज़ कम भी आपको 100 रन और बनाने चाहिए थे। तो आप वो देखिए कि वो 50 रन जो एक्स्ट्रा होते उस टाइम होता, आप नेक्स्ट डे जो है डिक्लेयर कर सकते थे और वो टाइम आखिर में आपको मिलता। तो एक दफ़ा आपके पास आई चीज़, मिस कैलकुलेशन की, आपने स्लो खेला लास्ट सेशन में और अब मैच को लंबा कर दिया। फिर जो लास्ट डे था जहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के जीतने का ही चांस नहीं था, वहाँ मेरे ख्याल से कुछ फील्ड प्लेसिंग इस तरह की नहीं थी अर्ली ऑन फर्स्ट सेशन में, इवन सेकंड सेशन में भी, कि जहाँ आप प्रेशर डालते उनके ऊपर, वो हमने प्रेशर उतना नहीं डाला जितना हम डाल सकते थे, क्योंकि वो तो जीत ही नहीं रहे थे और रिजल्ट हमने जीतना था, वो ड्रॉ के लिए जा रहे थे। फॉलो ऑन की पोजीशन में अगर ले आते तो मेरा ख्याल सूरत कुछ मुख्तलिफ होती है। फॉलो ऑन असल में आजकल फॉलो ऑन आप देखेंगे कोई भी टीम नहीं दे रही। वो इसलिए नहीं देते हैं कि बॉलर्स थक जाते हैं एक दफ़ा आउट करके और दोबारा जब बॉलिंग कराने जाते हैं तो वो उनके लिए मुश्किल होता है। तो आप क्या करते हैं कि आप जब दोबारा बैटिंग करते हैं और आपका लीड हो 200-250 रन की, 300 रन की, और आप उसके ऊपर सिर्फ 200 भी बना दे तो 500 आज तक किसी ने चौथी इनिंग में बनाए नहीं। जैसे अभी 450 बनाने थे, आपको पता है ऑस्ट्रेलिया बना नहीं सकती थी। तो वो आपका मैच आपकी तरफ से सेफ हो जाता है और आपका जीतने का चांस इसलिए ज़्यादा हो जाता है कि लास्ट डे हमेशा पिच जो है ख़राब होती है। जैसी भी पिच हो, दुनिया की कोई भी पिच हो, जाहिर बात है खेलते रहते मुसलसल खेल के हो जाती है, तो उस पर वेयर एंड टेयर तो आते ही हैं। तो आखिरी जो इनिंग होती है वो टेस्ट मैच की हमेशा मुश्किल होती है।
तो अब टीमें जो है वो मोस्टली आप देखेंगे फॉलो ऑन नहीं करती। और दूसरा ज़ाहिरी बात है जिस तरह की यूएई की गर्मी है उसमें बॉलर ज़ाहिरी बात है थक जाते हैं जल्दी, तो मेरे ख्याल से ये सारी चीज़ें जहन में होंगी कैप्टन परफॉर्मेंस ठीक थी आपके, मतलब कोई बहुत बुरी परफॉर्मेंस नहीं थी। लेकिन मेरे ख्याल से जिस पोजीशन में हम आ गए थे वहाँ हमको जीतना चाहिए था। जो हमारा रिजल्ट हमको चाहिए था वो नहीं मिला, तो मेरे ख्याल से यहाँ पे जीत ऑस्ट्रेलिया की हो गई एट द एंड ऑफ द डे। इवन के मैच ड्रॉ हुआ था लेकिन जो वो चीज़ चेस कर रहे थे वो उनको मिल गया। अब क्या होगा कि क्योंकि जब इस तरह का मैच आप ड्रॉ करते हैं तो वो टीम का मोराल हाई होता है, हमारा डाउन हुआ क्योंकि हमें अपना डिज़ायर्ड रिजल्ट नहीं मिला। और हो सकता है कि ऑस्ट्रेलिया जो कि इतनी अच्छी इस वक्त साइड नहीं है, इतनी एक्सपीरियंस नहीं है, मे बी वो बेहतर परफॉर्मेंस करे, उनको ये कॉन्फिडेंस ज़रूर आया होगा और नेक्स्ट मैच मुश्किल हो सकता है पाकिस्तान। बिल्कुल सही। साजिद साहब, सर पाकिस्तान क्रिकेट टीम का बॉलिंग ये वो नहीं रहा जिस पे हमें बड़ा फ़ख्र हुआ करता था, तो इसकी क्या वजह, क्या कोई प्रोसेस जो था वो मुतासर हो गया है? क्यों वो उस तरह के जो बॉलर्स हैं वो हमें देखने को नहीं मिल रहे इस वक्त टीम में? देखिए फ़हीम, आप खुद भी क्रिकेट खेलते हैं और यकीनी तौर पर जो क्रिकेट बॉलिंग जो है मैच जिताती है। और आपने देखा टेस्ट मैच अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया जो दुबई में 200 लोग इस मैच को फॉलो कर रहे थे। और टेस्ट मैच की खूबसूरती पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान, अगर मैं इसको इस तरह बताऊँ, जिसने आपने बॉलिंग की बात की कि वो एक टेस्ट मैच खेलता है बिलाल आसिफ, डेब्यू में 6 आउट करता है। किसी भी खिलाड़ी के लिए 6 आउट करना बहुत बड़ी बात होती है टेस्ट मैच में, पहली इनिंग में। मगर ऑफ कलर सिलेक्शन कमेटी का म्यार, जो आपकी जो टूरिंग सिलेक्शन कमेटी है और जो कोच है, उसने टीम सही सिलेक्ट नहीं की। वहाब रियाज को खिलाया, बहुत अफसोस से करना पड़ेगा। 2 साल बाद या 1.5 साल बाद वो कम बैक करता है और यहाँ पर यासिर शाह 1.5 साल बाद पाकिस्तान टीम में आता है। अब्बास जो पाकिस्तान की क्रिकेट टीम में अगर देखा जाए 11 टेस्ट में 49 विकेटें हैं, नौजवान टैलेंटेड फास्ट बॉलर, उसने प्रूफ किया अपनी बॉलिंग से, अपनी एबिलिटी से। और जिस तरह नदीम खान ने बात की, बड़ा वसी एक्सपीरियंस एज ए कोच, एज ए एनालिस्ट, बात ही होती है आप किस प्लान के तहत गए, क्या टीम आपने सेलेक्ट की, आपकी नीयत सही नहीं थी। जो कोच हैं कल आके मीडिया में बयान दे रहे हैं सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के लॉ के तहत उनको बयान नहीं देना चाहिए था सरफराज के प्लान के तहत। 5वें दिन वो कहते हैं मेरे जो सरफराज ने जो प्लान दिया था मैंने, उस प्लान के तहत सरफराज ने बॉलिंग नहीं कराई। और सरफराज ने सीनियर खिलाड़ियों को, जो हफीज़ के हवाले से बात की जा रही है, हफीज़ के मशवरों पे ग्राउंड में जिस तरह हम बात कर रहे हैं वहाब रियाज की, उससे बॉलिंग कराई। और मैंने कहा था यासिर शाह और अब्बास से बॉलिंग कराई। तो ये चीज़ कोच को, जो यकीनी तौर पर जहाँ जहाँ उसने कोचिंग की है, दुनिया की हर टीम में कोचिंग की है, उसको निकाला गया। तो हम, जिस तरह आपने बड़ी इंपॉर्टेंट अपने इंट्रो में एक बात की, एशिया कप में कारकर्दी इस कोच ने सेट होने नहीं दी। एक मैच में टीम जीतती है, एक मैच हारती है तो टीम डिस्टर्ब कर देता है। तो सारा कुछ जो है कोच की नाअहली है, जिसकी वजह से पाकिस्तान क्रिकेट टीम सफर हासिल करी है। और दूसरी चीज़, हफीज़ का कम बैक होना 2.5 साल बाद उसने टेस्ट मैच में आके 100 करना, तो कोच उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। एशिया कप में चीफ सेलेक्टर उसको ले जाना चाह रहे थे, मगर कोच उसको एक्सेप्ट, जिसकी वजह से तमाम चीज़ें, जब ड्रेसिंग रूम में ये चीज़ें होंगी तो टीम का रिजल्ट ये होगा। मगर यहाँ पर जो टेस्ट मैच की बात की जाए फ़हीम भाई, यहाँ उस्मान ख्वाजा को क्रेडिट देना पड़ेगा। 32 टेस्ट मैच में 7 सेंचुरी, और पहला मुसलमान है जो ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया के बाद जाके इसने एशिया में सेंचुरी की। बहुत खुशाइन बात है, जिसने नदीम खान ने बात की। ये वाज़ेह फ़र्क है ऑस्ट्रेलिया की टीम में, विल पावर 100% फिट है और 42 से ज़्यादा गर्मी होती है दुबई में। जिस तरह उन्होंने टेस्ट मैच खेला, उनके कप्तान की जितनी तारीफ की जाए कम है। सर आप सही फरमा रहे हैं। एक छोटा सा वक्फा है, वक्फे से वापस आते हैं तो बात ये करने कि हमारी जो कौमी क्रिकेट टीम है वो ज़हनी तौर पे दबाव में क्यों आ जाती है किसी भी टीम के, मतलब जैसे कोई किसी बड़ी टीम के साथ मैच हो या कि जिसके साथ हमें ज़्यादा लड़ाई करके मैच खेलना हो, उधर तो बिल्कुल ही ठुस हो जाते हैं। तो ज़रा ये आखिर क्या वजह है, कहाँ पे जो है ना ये प्रॉब्लम होती है, इस पर बात करेंगे। एक वक्फे के बाद वापस आते हैं तो आप दोस्तों की कॉल्स भी शामिल करेंगे। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए। जी दोस्तों, एक वक्फे के बाद आपको फिर से खुश आमदीद कहते हैं न्यूज़ कैफ़े में। और आज हम न्यूज़ कैफ़े के इस हिस्से में बात कर रहे हैं क्रिकेट के हवाले से। और प्रोग्राम के हमारे आज के प्रोग्राम में जो ताउन किया है हमारे साथ वो हैं जनाब गिगली ट्विस्टो। ये कहते हैं कि ट्विस्टो बच्चों की सबसे पसंदीदा जेली है। ओके जनाब, तो क्रिकेट के बारे में वापस आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। अच्छा नदीम साहब, ये बताइए कि 2019 का वर्ल्ड कप जो है वो सर पे, और हमारी तैयारियां क्या हैं? क्या आपको लगता है कि आइंदा
हमारी कौमी क्रिकेट टीम में कोई शुएब अख्तर, वसीम अकरम, वकार यूनुस या मोहम्मद यूसुफ, इंजमामुल हक, मिसबाह हक, कोई इस ये सईद अनवर, इस तरह के खिलाड़ी आ सकेंगे? आएंगे तो ज़रूर। जिस तरह से क्रिकेट पाकिस्तान में खेली जाती है, देखिए ना, एक हर थोड़े दिन के बाद आपको कोई एक वर्ल्ड क्लास प्लेयर तो निकल कर आ ही जाता है। ऐसा नहीं है कि नहीं आते। अब जैसे अब्बास था, अब्बास खेल नहीं रहा था, एक साल टेस्ट क्रिकेट खेला, ऑल ऑफ अ सडन जो है टॉप 10 फास्ट बॉलर्स में आ गया वर्ल्ड के। माफ़ी चाहता हूँ सर, अभी आईसीसी की रैंकिंग में किसी भी फॉर्मेट में कोई भी पाकिस्तानी खिलाड़ी शामिल नहीं है। नहीं, ये तो है ना, टेस्ट बॉलिंग में है। टेस्ट बॉलिंग में है? हाँ, टेस्ट बॉलिंग अच्छा, में अब्बास है, ठीक है। टॉप 10 में नहीं? अब्बास है टॉप 10 में। अच्छा, टॉप 10 में। ओके ओके ओके। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जितनी देखें क्रिकेट पाकिस्तान में खेली जाती है, इसमें से प्लेयर तो निकलने ही निकलने। गो के बहुत सारे प्लेयर मिस हो जाते हैं बहुत सारी जगहों पर, लेकिन उसके बावजूद भी अभी जैसे अंडर 19 में एक बॉलर है नसीम शाह, नाम है शायद, नसीम खान है, बहुत तेज़ बॉलर है वो। अच्छा। मुझे बहुत उम्मीद है कि वो आएगा। अभी शाहीन शाह आफरीदी लास्ट ईयर हमारे साथ अंडर 19 में था पाकिस्तान टीम में। जी। और उसके बारे में भी द्राविड भी हमें मिला था। द्राविड ने भी कहा था कि ये एक बहुत अच्छा बॉलर बन सकता है, यानी कि जो भी देखता है उसको। और फिर आपने देखा जो भी मैचेस पाकिस्तान से वो अब तक खेला है, उसने अच्छी परफॉर्मेंस की है। तो प्लेयर्स तो आते रहते हैं, प्लेयर्स, क्योंकि लोग इतनी क्रिकेट खेलते हैं तो टैलेंट तो आता ही आता है। तो ऐसा नहीं, मुझे बहुत उम्मीद है कि आगे चलकर इस तरह के बैट्समैन, बैटिंग का मेयार जो है ओवरऑल वर्ल्ड पूरी दुनिया में गिरा है। अगर आप देखेंगे तो ऑस्ट्रेलियंस भी शिकायत करते नज़र आते हैं। अब ऑस्ट्रेलिया की जो बैटिंग थी आप देखें, 120 रन पे कोई आउट नहीं था, 200 पे पूरी टीम आउट हो गई। तो वो ऑस्ट्रेलिया के जितने भी पुराने प्लेयर हैं वो ये कह रहे हैं कि इससे ख़राब बैटिंग हमने अपनी कभी नहीं देखी। इंग्लैंड में जाएं तो इंग्लैंड में भी उनको पूरी सीरीज़ वो स्ट्रगल करते रहे इंडिया के अगेंस्ट। गो के वो जीत गए, लेकिन जो इंग्लैंड की परफॉर्मेंस आती थी वो नहीं आई। इंडिया के बारे में क्या कहते हैं, इंडियन बैटिंग के बारे में? इंडिया से बैट्समैन बहुत अच्छे अभी, क्योंकि इस वक्त बहुत अच्छे बैट्समैन हैं उनके पास, वरना ओवरऑल अगर आप देखें तो दुनिया में कोई आपको इतने अच्छे बैट्समैन, क्योंकि T20 से ज़्यादा रिस्क लेने लग गए हैं बैट्समैन, जिसकी वजह से लंबी इनिंग्स नहीं खेलते। हाँ। कुछ एक मेंटल चेंज भी आया है। दूसरा इस वजह से मेरे ख्याल से वो क्वालिटी बैट्समैन उस तरह के नज़र नहीं आ रहे पूरी दुनिया में जिस तरह के पहले होते थे। लेकिन हमें ये एक्सेप्ट करना होगा कि क्रिकेट जो है वो चेंज हो चुकी है। असल में वो एक्सेप्टेंस अभी तक नहीं आ रही है। हम वही टेस्ट मैच क्रिकेट देखना चाहते हैं कि जो हम आज से 30 साल पहले देखते थे कि बैट्समैन बड़ा टेक्निकली करेक्ट है और बड़ी लंबी लंबी इनिंगें खेल रहा है और एक टेम्परामेंट है। क्योंकि अब क्रिकेट चेंज हो गई है, इतने नए शॉट्स आ गए हैं और इतनी नई जिद्दत आ गई है इवन बॉलिंग में या बैटिंग में, तो अब वो चीज़ें आपको नज़र नहीं आएंगी। अब हमको इसको दूसरी तरफ से देखना होगा, दूसरे तरीके से देखना होगा कि आप टेक्निक जो है अब मेरे ख्याल से बहुत पीछे चली गई है। अब मेथड्स आ गए कि मेथड ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हमेशा से होता है मेथड, तो हर प्लेयर का एक होता है। सही। तो मेरे ख्याल से अब हमें ऐसे देखना होगा कि ये कैसे डील कर रहा है दूसरी बॉलिंग के साथ। हाँ। और किस सिचुएशन में कैसा खेल रहा है। वो T20 एक बड़ा तेज तरीन जो है ना फॉर्मेट था, अब T10 की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। जी जी। किसी तरह ये भी कम हो जाए और T10 मैच जो है ना वो शुरू हो जाए। असल में देखिए ये एक तरीके से मैं तो इस चीज़ को अच्छा समझता हूँ कि एक नई चीज़ जब आती है तो बहुत सारे लोग जो क्रिकेट को देख रहे हैं वो जो नया फॉर्मेट है वो नए फैंस ले आता है। हाँ। तो फॉलोइंग बढ़ती चली जाती है, कमर्शियली उसका फ़ायदा है। लेकिन हमें ये देखना होगा कि क्या ये जो T10 है और ये T20 जो इतनी ज़्यादा हो रही है, जहाँ जिन मुल्कों में ऑलरेडी क्रिकेट हो रही है, जो ऑलरेडी फुल मेंबर्स हैं ICC के, उसके बजाय ये क्रिकेट हम ज़्यादा उस जगह ना कराएं जहाँ पे क्रिकेट कम होती है, ताकि ये अट्रैक्ट करे लोगों को क्रिकेट की तरफ। तो मेरे ख्याल से ये असल में होना तो ये चाहिए था कि जितनी छोटी फॉर्मेट की क्रिकेट है ये उन मुल्कों में जैसे अमेरिका है या स्पेन है या इस तरह के जो मुल्क हैं, साउथ अमेरिका है, उस तरफ को ये क्रिकेट अगर शॉर्ट फॉर्मेट करते तो मेरे ख्याल से वो मुल्क भी क्रिकेट की तरफ आते। जो ऑलरेडी क्रिकेट प्लेइंग नेशंस हैं वहाँ के बजाय इनको वो ये क्रिकेट वहाँ ज़्यादा करना चाहिए। सर एक कॉलर हमारे साथ है, शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? जी शाहनवाज चाचा। शाहनवाज साहब ज़रा टीवी का वॉल्यूम कम कर दीजिए और ये बताइए कि कहाँ से बात कर रहे हैं आप? जी मैं घोटकी से बात कर रहा हूँ। घोटकी से? जी जनाब, क्या कहेंगे शाहनवाज साहब?
जी मैं ये कहना चाहता हूँ कि क्रिकेट मैं देखता रहता हूँ, बहुत शौकीन हूँ क्रिकेट का। हाँ तो पाकिस्तान इंशाल्लाह जीतेगी, वर्ल्ड कप इंशाल्लाह लेके आएगी, ठीक है हमें यकीन है। जी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया जी। आवाम को यकीन है जी कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप लेके आएगी। तो ज़रा इसी हवाले से साजिद साहब आप ये बताइए कि जो साइड इस वक्त खेल रही है, क्या इसी सूरत हाल में, इसी सारे माहौल में, क्या अच्छी टीम भी, हम इससे ज़्यादा अच्छी टीम दे सकते हैं? फ़हीम, पहले जिस तरह आपने वर्ल्ड कप का जिक्र किया, जिस तरह जिन खिलाड़ियों का जिक्र किया, तो यहाँ एक खिलाड़ी का जिक्र करना बहुत ज़रूरी है। पिछले दिनों वर्ल्ड कप की ट्रॉफ़ी आई, नेशनल स्टेडियम कराची में वो ट्रॉफ़ी की मौजूद थी, और पाकिस्तान के साबिक कप्तान और जिनको ये एजाज़ हासिल है, पाकिस्तान 2 वर्ल्ड कप फाइनल खेला है, अगर 92 और 99। मोइन खान जो जिस तरह ट्रॉफ़ी उठाई, और पाकिस्तान के वाहिद विकेट कीपर बैट्समैन हैं जिनके पास ये एजाज़ हासिल है, 2 फाइनल खेले, 2 वर्ल्ड कप खेले, दोनों को फाइनल खेले। और ये कि बहुत खुशाइन बात थी जब उनसे पूछा गया, जब आप ट्रॉफ़ी उठा रहे हैं तो वो लम्हात आप अपने साथ शेयर करें, क्या वो लग रहा था। तो वो कहने का मैं बयान नहीं कर सकता। 92 वर्ल्ड कप, वज़ीर आज़म पाकिस्तान मौजूदा इमरान खान साहब, और जिस तरह उस टीम को लेके जेल किया, और तमाम जिस तरह आपका सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये टीम कैसी, एक पॉइंट से पाकिस्तान, रमज़ान का महीना था, नियत, असल चीज़ होती नियत। उन लोगों की नियत पॉजिटिव थी, उन्होंने, लोगों ने दुआ करा, उन्होंने मायूस नहीं किया। आज जिस तरह उस वक्त मीडिया से बात करते हुए वही चीज़ उन्होंने बात की मोइन खान ने, और इस चीज़ की कमी है हमारी टीम में, जज्बा, नियत। ये टीम गेम है, एक गेम नहीं है। पिछले एशिया कप के हवाले से देखिए, अशरफ फ़हीम की बात करूँ, फ़खर की बात करूँ, बाबर की बात करूँ, हसन की बात करूँ, क्या जितने नौजवान जो 5 लड़के ICC चैम्पियंस ट्रॉफी में आए और जो उनकी कारकर्दगी थी बेहतर थी, उसके बाद एक कारकर्दगी उनकी सवालिया निशान बन गई है। जिन खिलाड़ियों को सुपरस्टार बनना था, बदकिस्मती तो हमारी इस टीम में सुपरस्टार नहीं है, वर्ल्ड क्लास प्लेयर नहीं है जो पाकिस्तान को लेके चले। जिस तरह आपने अपने इंट्रो में बताया, जो प्लेयरों के नाम लिए वो पाकिस्तान के वर्ल्ड क्लास प्लेयर थे, उनके कैरियर में इतने कारनामे हैं, ये उसके करीब भी नहीं है। मगर इस चीज़ की कमी है। मगर कोच, यकीनी तौर पर जो फॉरेनर कोच है, आपका पूरा टीम, जो बॉलिंग कोच, बॉलिंग के अलावा बैटिंग कोच, फील्डिंग कोच, जो इससे पहले फिजियोथेरेपिस्ट थे जो ऑस्ट्रेलियन थे, आप देखें अजहर अली का घुटना अनफिट है, काउंटी खेल लेते, मगर वो शेलफिश खेल लेते, जो उनको टेस्ट मैच में, जो पाकिस्तान के तीसरे खिलाड़ी जिनको एजाज़ हासिल है ट्रिपल सेंचुरी बनाने का, तो वो वहाँ पर ऑफ कलर नजर आए। उस टेस्ट मैच में उस तरह नहीं खेले जिस पर उनकी जिम्मेदारी थी। ग्रेट मिसबाह-उल-हक यूनुस खान के बाद जो 4000 से ज़्यादा टेस्ट मैच उन्होंने पार्टनरशिप रन बनाए, तो ये खिला इतनी जल्दी पूरा नहीं होगा। असद शफीक ने अच्छा खेला, बाबर आजम ने बड़ी शानदार सेंचुरी बनाई, मगर पाकिस्तान की टीम के मौजूदा कप्तान सरफराज ने बड़े दिन बाद जाकर कोई डिसीजन लिया, अपनी कोशिश करी टीम को लड़ाने की, मगर कोच का जो बयान है ये एक पेज पर होना चाहिए। दोनों एक पेज पर होने चाहिए। तो ये तजाद जो है वो जैसे सेलेक्टर की तरफ से, कोच की तरफ से कुछ मुख्तलिफ राय नहीं होनी चाहिए इनकी, ये कहने का मतलब आपका। ठीक है, इसलिए जी एक वक्फे का वक्त, फिर से आप बात करते हैं, वक्फा आ जाता है, ये क्या हो रहा है। एक वक्फे के बाद मिलते हैं जनाब, कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े, मैं हूं फ़हीम अब्बास। क्रिकेट के हवाले से बात हो रही है, क्रिकेट टीम के बारे में बात करें हम। हमारे साथ मौजूद हैं नदीम खान साहब, जो कि साबिक टेस्ट क्रिकेटर भी हैं और वैसे भी अंडर 19 क्रिकेट टीम के लिए बड़ा एक मेजर रोल प्ले करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं साजिद खान साहब, स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं। अच्छा नदीम साहब, ये बताइए कि हमारी टीम जो है वो जब भी, हार जीत खेल का हिस्सा है, जब हारती है टीम तो हम एक्सेप्ट करते हैं। वो एक गाना आजकल चल रहा है, तुम जीतो या हारो हमें तुमसे प्यार है, वो सुन के हम अपने आप को तसल्ली दे देते हैं। मगर एक जो जहनी दबाव होता है, अगली टीम का इतना प्रेशर ले लेते हैं, एक आउट होता है सारे कहते हैं कि हम भी वापस घर जा रहे हैं, तो क्या वजह है इसकी, ये जहनी दबाव क्यों हम अपने ऊपर इतना ले लेते हैं? देखिए, अगर आप हमारी तारीख उठाएंगे ना पूरी, जैसे इवन हम वर्ल्ड कप जीते थे, वो भी हम जब जीतना शुरू हुए, जब हमें पता चल गया अब जो है मतलब अगला मैच हारे तो हम बाहर हो जाएंगे, यानी कि आपको दीवार के साथ लगा दो
तो आप बड़ा अच्छा रिएक्ट करते। ऐसे ही आप जितने भी आप देखेंगे पाकिस्तान ने जहाँ भी परफॉर्मेंस की, कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई टूर्नामेंट अच्छा शुरू किया और फिर अच्छा ही ख़त्म किया। तो ये एक हमारे को लगता है मुझे कोई डीएनए में मसला है। तो ये अगर आप देखेंगे आप ये हर टूर्नामेंट में, अच्छा 99 में हम लोग फेवरेट थे, ऑस्ट्रेलिया को पहले हराया, सबको हरा रहे थे और बड़ा ज़बरदस्त, और मेरे ख्याल से वन ऑफ द बेस्ट साइड थी पाकिस्तान की वो 99 वर्ल्ड कप में, और फाइनल में जाके एकदम से हम चले गए। अच्छा मैं थोड़ा सा भी इसके बारे में बताऊंगा। फिर उसके बाद आप 87 की टीम हमारी बहुत अच्छी थी, पाकिस्तान में था वो वर्ल्ड कप, उसमें हमें लग रहा था हम वर्ल्ड चैम्पियन बनेंगे और फिर हम सेमीफाइनल में हार गए थे। तो इस तरह के आप जो भी हम उठाएंगे ना, ये सिर्फ इस टीम का मसला नहीं है, ये हमारी तारीखी मसला है। और मेरे ख्याल से जिस वक्त हमारी टीम फेवरेट होती है, उस फेवरेट होने का जो प्रेशर है, उस बर्डन को हम जो है ना नहीं ले पाते हैं, उसको अच्छी तरीके से हैंडल नहीं कर पाते। सेम सिचुएशन हुई इस एशिया कप में। ये पहला टूर्नामेंट था जिसमें कहा यह जा रहा था कि पाकिस्तान फेवरेट है, और यही वो टीम थी जो पीछे जीत कर आ रही थी, और सब एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इस दफ़ा पाकिस्तान जीतेगा। इसी वजह से ज़्यादा भी अफसोस है हमें, सबको अफसोस है इसी वजह से ज़्यादा। लेकिन मैं यही समझता हूँ कि ये जब आपके एक्सपेक्टेशन हाई होती है तो हम उस चीज़ को हैंडल नहीं कर पाते। ये हमारा मुसलसल ये मसला चल रहा है। ये जो टीम थी, ये जो एशिया कप में टीम थी, अगर आप देखें पिछले साल में हमारी टीम की फील्डिंग पूरी दुनिया में सबसे अच्छी रही है, सबसे अच्छी ऑन रिकॉर्ड है कि हमने ये दौर भी देखा है, सबसे ज़्यादा रनआउट्स हमने किए हैं और लैप्सेस सबसे कम हमने किए थे। तो पूरे एक साल हमने बड़ी अच्छी फील्डिंग की। जब एशिया कप में गए जहां एक्सपेक्टेशन हाई हुई, वहां जो प्लेयर्स है उस एक्सपेक्टेशन को हैंडल नहीं कर सके, तो इतने आसान कैच छोड़े कि अगर मैं उनको 100 कैच ऐसे फेंकूं तो एक ना छोड़े। तो ये जाहिर करता है कि जब आपकी एक्सपेक्टेशन आपसे आपके से लोगों की ज़्यादा बढ़ती है, जब आप फेवरेट होते हैं, जब आप फेवरेट होते हैं तो आप उसको प्रेशर को हैंडल नहीं करते। और जहां आपका ये होता है कि अब आप टूर्नामेंट से बाहर हो रहे हैं, जैसे आईसीसी ट्रॉफी में भी हुआ, जहां वर्ल्ड कप में भी हुआ, तो वहां से आपकी परफॉर्मेंस हमेशा अच्छी होती है। और ये क्रिकेट के सारे एक्सपर्ट कहते हैं कि पाकिस्तान टीम को अगर दीवार से लगा दो तो उसके बाद फिर उस टूर्नामेंट में पाकिस्तान से बचना बड़ा मुश्किल होता है। साहिद साहब आप बताइए, क्या जैसे कि नदीम साहब कह रहे हैं कि क्रिकेट टीम से बिल्कुल कोई तवक्को ना रखें, इन्हें खेलने दें, ये आपको खुश कर देंगे, तो क्या ऐसे ही करना चाहिए? ये ज़हनी दबाव का इलाज, इसका कोई और भी तो ट्रीटमेंट हो सकता है? देखिए फ़हीम भाई, आपका जो प्रोग्राम है न्यूज़ कैफ़े, और जिस तरह आप खुद एक क्रिकेट खेलते हैं और इसी तरह सारे लोग क्रिकेट लवर हैं। देखिए क्रिकेट हमारे खूनों में है, और नदीम खान ने जिस तरह बात की पाकिस्तान की हिस्ट्री में, और जिस तरह एशिया कप के ऊपर बात हो रही है, हमारी फेवरेट टीम जिस तरह कारकर्दगी दिखाते हुए रही। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में हम फेवरेट नहीं थे, और पहला मैच हारने के बाद ऐसा लग रहा था सारे घर जल जाएंगे, और जिस तरह लड़कों ने कमबैक किया अगेंस्ट श्रीलंका, उसकी जितनी तारीफ की जाए कम है। अगेंस्ट इंडिया फाइनल आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी हराना मामूली बात नहीं थी। जिस तरह टीम की एफर्ट और जिस तरह हमारी कौम ने उनको सराया, करोड़ों अरबों रुपया दिया, और जो इस्तकबाल किया है ये मिसाली इस्तकबाल था। 92 वर्ल्ड कप के बाद पहली दफ़ा हुआ है जो पाकिस्तान के मौजूदा कप्तान सरफराज के घर पे रमज़ान में जिस तरह लोग खड़े थे, ये मिसाल थी, रोल मॉडल बन गया माशाल्लाह। मगर आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में टीम गेम था, कारकर्दगी। नदीम खान ने बड़ी प्यारी बात की, फील्डिंग, बॉलिंग, बैटिंग, निशाने आपकी तमाम चीज़ों में ऑफ कलर। आप कर फ़ख्र की बात करें फ़हीम भाई, बड़ा अफसोस होता कहते हुए, जो लड़के को यही नहीं पता मेरे ग्लव्स पे बॉल लग रही है वो सीधा चले आता। 2 दफ़ा हुआ है, 2 दफ़ा आउट हो गया, कैच वो छोड़ रहा है। आप ये देखें, बाबर को आप देख लें, अब्बास दो अब आया ना, कितनी टैलेंटेड बॉलर है। हसन अली को आप देख लें, शादाब को देख लें, आप फ़हीम को आप देख लें, ये तमाम वो नौजवान खिलाड़ी हैं जिस पर टीम डिपेंड करती थी। उनकी कारकर्दगी एक सवालिया निशान है। तो यहाँ पर एशिया कप जिस तरह खेला गया है, इंडिया पाकिस्तान के मैच डू एंड डाई पूरी दुनिया में उसकी, हालांकि टिकट 25,000 तमाशाई उस ग्राउंड में मौजूद थे, और जिस तरह पूरी दुनिया में उसकी हौसला अफजाई हो रही थी। और इंडिया जिस तरह हमें लग रहा था विराट कोहली की जगह, जिस तरह रोहित शर्मा जो दुनिया क्रिकेट का एक 3 डबल सेंचुरी बनाने वाला ओडीआई में बड़ा प्लेयर है, उसको मौका दिया गया और लग रहा था कुछ होगा, मगर उसके बगैर उनकी टीम ने जिस तरह कारकर्दगी दिखाई, और उनकी तारीफ करना पड़ेगी। पाकिस्तान अफगानिस्तान से सीखे, अफगानिस्तान की जिस तरह कारकर्दगी थी एशिया कप में, बांग्लादेश और इंडिया का जो फाइनल हुआ, क्रिकेट की जीत हुई है, हालांकि जीता इंडिया है, मगर जिस तरह
क्रिकेट हुआ है और वही कौम देखना चाहती थी। मगर आप शहजाद को देख लें, अफगानिस्तान के विकेट कीपर बैट्समैन था, उसकी फिटनेस के ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट सवाल था, मगर जिस तरह 100 किए। और राशिद खान को देख लें, वजह क्या है, मतलब क्यों हम इतना दब जाते हैं, क्यों? अब जैसे इंडिया के साथ जब भी मैच होगा हम इतना प्रेशर लेके खेलेंगे कि खेला ही नहीं जाएगा। आखिर कोई ना कोई इसकी भी काउंसलिंग होनी चाहिए, कुछ एक प्रॉपर सेशंस होने चाहिए, आपको बताना चाहिए कि या पता नहीं ये डर होगा कि हम यहाँ हार गए तो दोबारा कभी ज़िंदगी में चांस नहीं मिलेगा, या निकाल के टीम से बाहर कर दिए जाएंगे, करियर ख़त्म हो जाएगा। क्या डर खौफ होते हैं ऐसे जिनकी वजह से नहीं खेल पाते? देखिए सबसे पहले कर्फ्यू नहीं था, ओवरनाइट लड़के इंडिया पाकिस्तान के मैच में मौजूद नहीं थे। 72-74 साल का तालिद अली साहब जो मैनेजर होंगे, लड़कों को हैंडल नहीं करेंगे, और प्रेशर मैच में कर्फ्यू होना चाहिए, और जो टीम मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। सर थैंक यू सो मच। साहिद साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी सर बहुत बहुत शुक्रिया। सुबह सुबह आप मेहमानों को हमने तकलीफ़ दी, सुबह सुबह उठना मुश्किल काम है तो सर थैंक यू सो मच। दोस्तों क्रिकेट के बारे में बात हुई और डेफिनेटली बड़ी चीज़ें जो है ना वो अलग अलग पता चली, अलग एंगल से जिनका बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था। नेक तमन्नाएं हैं हमारी कौमी क्रिकेट टीम के लिए, और बस हमारी दुआ है कि जो टैलेंट है वो सही मानों में वो ऊपर आए और पाकिस्तान की नुमाइंदगी करे। फ़हीम अब्बास को, न्यूज़ कैफ़े टीम को दें इजाज़त। आप दोस्तों से फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।